नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 का मसौदा जारी किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए 12,882 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वार्षिक भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के 36वें सत्र की मेजबानी की। वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन धार्मिक स्थल पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 का मसौदा जारी किया गया है। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए हैं। इसका उद्देश्य भारत की उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित किया गया है। इस विनियमन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग FHEI यानी कि विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देगा। इसके तहत पात्रता की बात करें तो इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय को शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में स्थान प्राप्त होना चाहिए। इच्छुक विदेशी शैक्षणिक संस्थान को उसके गृह देश या फिर अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर पाठ्यक्रमों को भौतिक रूप से पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं होगी। विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता होगी। फीस का निर्धारण करने की स्वायत्तता होगी। इसके अलावा भारत और विदेश दोनों से फैकल्टी चुनने की स्वतंत्रता भी होगी। विदेशी शिक्षण संस्थानों को किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को बंद करने या परिसर को बंद करने से पहले यूजीसी की अनुमति लेना जरूरी है और इसके अलावा उन्हें छात्रों की शिकायतों के लिए निवारण की एक तंत्र की स्थापना भी करनी होगी। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेंगे जो कि भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों के प्रतिकूल हो। वहीं वित्तीय कार्यप्रणाली की बात करें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत निधि के सीमा पार लाने ले जाने की अनुमति होगी। भारतीय परिसरों में छात्रों को प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की बात करें तो ये डिग्रियां विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्रियों के समान होगी। और आइए अब जानते हैं कि विदेशी संस्थानों को भारत में अनुमति देने का क्या महत्व होगा। इससे भारतीय छात्रों को कम लागत पर विदेशी डिग्रियां प्राप्त हो सकेंगी। भारत से विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में कमी आएगी। प्रतिभा पलायन में कमी आएगी। भारत में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए 12,882 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि यानी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। इनमें उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना यानी NESIDS और उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं शामिल हैं। NESIDS के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौतिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिए वहां की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी PM डिवाइन योजना। ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। PM डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के अलावा है। ये मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लिए विकल्प नहीं होगा। PM डिवाइन योजना के तहत वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक की 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई है। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड का गठन किया गया है। उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों में संपूरक की भूमिका निभाना, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में महसूस की गई जरूरतों के अनुरूप विविध परियोजनाओं के माध्यम से मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए अवसर के विकास
और आजीविका और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायता करना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वार्षिक भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के 36वें सत्र की मेजबानी की। वार्षिक भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता पर बल दिया। रूल बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नियमों का एक सेट है जो देशों के बीच शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। ये व्यवहार उदारवादी मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होता है। इस व्यवस्था में औपचारिक संस्थागत संगठनों को भी शामिल किया जाता है। ये किसी देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों पर अपेक्षाकृत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। भारत और फ्रांस ने वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी। रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग। रक्षा सहयोग के तहत भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद की है। दोनों देशों ने पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता के प्रावधान से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश थल सेना के लिए शक्ति, नौसेना के लिए वरुण और वायुसेना के लिए गरुण जैसे द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा अभ्यासों में शामिल होते हैं। वहीं अंतरिक्ष सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने संयुक्त रूप से मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह और तृष्णा यानी कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट विकसित किए हैं। इसके अलावा फ्रांस गगनयान मिशन में भी भारत को सहयोग कर रहा है। इसके अलावा असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने वर्ष 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस जैतपुर और तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में भी सहयोग कर रहा है। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में शामिल होने के भारत के प्रयासों का समर्थन भी करता है। वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत 2 दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश। इस दिशा निर्देश से तकनीकी वस्त्रों में डिग्री प्रोग्राम आरंभ किए जा सकेंगे जो कि स्नातक और स्नातकोत्तर होंगे। इसके अलावा दूसरे निर्देश हैं तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप समर्थन के लिए अनुदान के लिए सामान्य निर्देश। GIST यानी कि तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप समर्थन के लिए अनुदान दिशा निर्देश के तहत पैनल में शामिल सार्वजनिक या निजी संस्थानों के प्रासंगिक विभागों या विशेषज्ञताओं के बीटेक छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके लिए सूचीबद्ध कंपनियों को प्रति माह प्रति छात्र 20,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तकनीकी वस्त्र ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पाद होते हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी कार्यों और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित किए जाते हैं। तकनीकी वस्त्र होते हैं जैसे मेडिटेक में डायपर, सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजल, कॉन्टैक्ट लेंस, कृत्रिम प्रत्यारोपण आदि। वहीं मोबिल टेक के लिए एयरबैग, हेलमेट, नायलॉन टायर, कॉर्ड, एयरलाइन डिस्पोजल आदि। वहीं ओकोटेक के लिए पुनर्चक्रण, अपशिष्ट निपटान, पर्यावरण संरक्षण आदि। वहीं पैकटेक के तहत वस्तुओं को लपेटने के कपड़े, महिलाओं के पॉलीओलेफिन थैले, लेनो बैग, जूट के थैले आदि। प्रोटेक के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, अग्निरोधक परिधान, उच्च दृश्यता वाले कपड़े आदि। वहीं स्पोर्ट टेक के तहत स्पोर्ट्स नेट, आर्टिफिशियल टर्फ, पैराशूट फैब्रिक, स्टैंड, स्विमवियर आदि। इसके अलावा एग्रोटेक में शेड नेट, मछली पकड़ने के जाल, मल्च मैट, एंट हेल नेट्स आदि। और बिल्टेक में कॉटन कैनवास, तिरपाल, फर्श और दीवार के आवरण कैनोपी। क्लॉथ टेक के तहत जिप फास्टनर गारमेंट्स, छाते के लिए कपड़ा, जूते के फीते। जियोटेक के तहत जियो ग्रिड्स, जियो नेट्स, जियो कंपोजिट्स आदि। और वोमटेक के तहत गद्दे और तकिए की फिलिंग, स्टफ्ड खिलौने, ब्लाइंड्स, कालीन आदि। और इंडोटेक के तहत कन्वेयर बेल्ट, वाहन सीट बेल्ट, बोल्टिंग क्लॉथ आदि। ये तकनीकी परिधान कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य उत्पाद के घटक या भाग के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तकनीकी वस्त्र ज्ञान आधारित अनुसंधान उन्मुख उद्योग है। NTTM को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की 4 साल की कार्यान्वयन अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाना है। इस मिशन के 4 घटक हैं: अनुसंधान, नवाचार और विकास, दूसरा है प्रोत्साहन और बाजार विकास, तीसरा है निर्यात प्रोत्साहन और चौथा है शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास। और अगली खबर पर्यटन से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन धार्मिक स्थल पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर जी पर सभी इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है।
राज्य सरकार को पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में शराब, अन्य नशीले पदार्थों और मांस की बिक्री पर मौजूदा प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में पारसनाथ अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके तहत अभयारण्य में कुछ शर्तों के साथ विकास कार्यों और इको टूरिज्म की अनुमति दी गई थी। समेत शिखर जी जैन धर्म के दोनों संप्रदायों यानी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के मुताबिक जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों या आध्यात्मिक गुरुओं में से 20 को यही मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ के मंदिर और पहाड़ी का उल्लेख जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ नाया धम्मकहा में मिलता है। संथाल लोग इन पहाड़ियों को मरंग बुरु यानी पहाड़ी देवता कहते हैं। इसके अलावा बैसाख यानी मध्य अप्रैल में पूर्णिमा के दिन शिकार उत्सव मनाते हैं। पारसनाथ झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। संथाल झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे बड़ी आबादी वाला जनजातीय समुदाय है। ये समुदाय ओडिशा, बिहार और असम राज्यों में भी निवास करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। दशकीय जनगणना। केंद्र सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये सूचना इस संभावना को दर्शाती है कि केंद्र ने दशकीय जनगणना के कार्य को कम से कम सितंबर माह तक टाल दिया है। नियमों के मुताबिक जिलों, उपजिलों, तहसीलों, तालुकों और पुलिस थानों जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा को स्थिर करने के 3 महीने बाद ही जनगणना का आयोजन किया जा सकता है। भारत की रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संकलित जून 2021 के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक देश में जिलों की कुल संख्या वर्ष 2011 के 640 से बढ़कर वर्तमान में 736 हो गई है। आपको बता दें कि पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। NAAC ने नए मानदंड जारी किए। NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ने विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के लिए मानदंड जारी किए हैं। बेंचमार्क मैनुअल NAAC द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकतम अंकों का गुप्त बही खाता है। जिन संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है उन्हें इसी मैनुअल के मुताबिक अंक दिए जाते हैं। ये मानदंड एक तरह से बैरोमीटर के रूप में कार्य करेंगे। इससे संस्थानों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन पर काम करने की जरूरत है। NAAC वर्ष 1994 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों का आकलन और प्रमाणन करता है। अगला टॉपिक है देशी पशुधन की नस्लें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने पशुधन की 10 नई देशी नस्लों को पंजीकृत किया है। इसके साथ ही भारत में अब देशी पशुधन की नस्लों की संख्या 212 हो गई है। 10 नई नस्लों में शामिल हैं गाय की 3 नई नस्लें कथानी, सांचोरी और मासीलम, भैंस की 1 नस्ल पूर्णनाथी, बकरी की 3 नस्लें सोजत, करौली और गुजरी तथा सुअर की 3 नस्लें बांदा, मणिपुरी, काला सुअर और वाघ चंबेल। देशी नस्लों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जलवायु के मुताबिक इनमें बेहतर अनुकूलन क्षमता होती है। ये नस्लें अधिक गर्मी सहने में सक्षम होती हैं। साथ ही इनमें बेहतर प्रतिरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। वर्ष 2012 में की गई पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में विदेशी या संकर नस्ल के मवेशियों की आबादी में 29.3% की वृद्धि देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ देशी मवेशियों की आबादी में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ईट राइट स्टेशन। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। इस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित किए हैं। ये प्रमाणन ईट राइट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है। ईट राइट इंडिया आंदोलन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: ईट हेल्दी, ईट सेफ और ईट सस्टेनेबल। ये इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि भोजन लोगों और गृह दोनों के लिए उपयुक्त है। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ये प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। इसे क्वालकॉम और इरिडियम ने प्रस्तुत किया है। ये संपूर्ण पृथ्वी पर वैश्विक कवरेज प्रदान करेगा। ये दूरस्थ, ग्रामीण और अपतटीय क्षेत्रों में या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में आपात स्थिति या मनोरंजन जैसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम है। स्मार्टफोन के साथ साथ स्नैपड्रैगन सैटेलाइट का इस्तेमाल लैपटॉप, टैबलेट, वाहनों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित अन्य उपकरणों में किया जा सकता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे कि लेटेंसी और लागत अधिक होना, और ये सस्ते साधारण स्मार्टफोन्स में उपलब्ध नहीं होगा। अगला टॉपिक है वीरोवोर। वीरोवोर पदनाम ऐसे जीवों को दर्शाता है जो आहार के रूप में वायरस का भक्षण करते हैं। आहार के लिए केवल वायरस पर निर्भरता को वीरोवोरी कहा जाता है। वायरस अक्सर परभक्षी माने जाते हैं
ये अपने होस्ट यानी मेजबान से पोषण प्राप्त करते हैं और फिर उसे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं। हालांकि सूक्ष्म और प्राय एक कोशिकीय जीवों का एक अन्य समूह प्रोटिस्ट आहार के रूप में वायरस का भक्षण करता है। अमेरिका के शोधकर्ताओं के मुताबिक हार्टेरिया बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरोवायरस का भक्षण करता है। हार्टेरिया में सूक्ष्म सीलिएट यानी पक्षमाभी प्राणी और प्रोटिस्ट शामिल हैं, जो विश्व भर के ताजे जल निकायों में पाए जाते हैं। नए निष्कर्ष सूक्ष्म स्तर पर खाद्य श्रृंखला में वायरस की भूमिका के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। अगला टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के भय के कारण 700 सुअरों को मार दिया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सुअरों में फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। इसमें मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है। ये घरेलू और जंगली सुअरों में तीव्र रक्तस्रावी बुखार का कारण बनती है। वर्तमान में एएसएफ के खिलाफ कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वायरस पर्यावरण में अत्यधिक प्रतिरोधी है, इसलिए ये कपड़े, जूते, पहिए और अन्य सुअर मांस उत्पादों जैसे हैम पर जीवित रह सकता है। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय धाराएं तूफान। एक शक्तिशाली तूफान कैलिफोर्निया की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण राज्य में बाढ़ और बिजली कटौती का खतरा पैदा हो गया है। वायुमंडलीय धाराएं अक्सर वायुमंडल में नदियों की तरह लंबे और संकीर्ण क्षेत्र होते हैं। ये धाराएं बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्पों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर उच्च अक्षांशों तक ले जाती हैं। जब वायुमंडलीय धाराएं धरातल की ओर गति करती है, तब वे अक्सर इन जलवाष्पों को वर्षा या हिम के रूप में मुक्त करती हैं। अधिकतर वायुमंडलीय धाराएं कमजोर प्रणालियां होती हैं। हालांकि जिन वायुमंडलीय धाराओं में जलवाष्पों की ज्यादा मात्रा और अति प्रबल वायु का संचरण होता है, वे चरम वर्षा तथा बाढ़ का कारण बन सकती हैं और इससे विनाशकारी क्षति हो सकती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तंजानिया की। इसकी राजधानी है डोडोमा। ये क्षेत्रफल के आधार पर पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तंजानिया उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या से, पूर्व में हिंद महासागर से, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक, न्यासा झील, मलावी और जाम्बिया से, पश्चिम में टांगानिका, बुरुंडी और रवांडा झील से घिरी हुई है। तंजानिया का सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। ये इस महाद्वीप पर स्थित उन 2 पर्वतों में से एक है जिन पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। अन्य दूसरा पर्वत है माउंट केन्या। तंजानिया की प्रमुख नदियां हैं पंगानी, वामी, रुवो, रुफीजी और रुवुमा। अगला महत्वपूर्ण स्थल है डेनमार्क। यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क ने वर्ष 2022 में एक भी बैंक डकैती का मामला दर्ज नहीं किया है और इसीलिए डेनमार्क चर्चा में रहा। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। ये नार्डिक देशों के एक समूह से संबंधित है। अन्य नार्डिक देशों में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। ये दक्षिण में जर्मनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे और स्वीडन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। डेनमार्क की मुख्य भूमि जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इसकी प्रमुख नदियां हैं गुडेन, ओडेंस, स्केन, स्टोरा, सुसा और विडा। और डेनमार्क का उच्चतम बिंदु है येडिंग फॉरेस्ट हिल। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।